प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है, प्रभात ज्ञान कोश के तहत हम प्रतिदिन डीएनए के अंतर्गत डेली न्यूज़ एनालिसिस में भारत और विश्व के करंट अफेयर्स को आपके साथ में साझा करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो रही होगी। आज की जो हमारी पहली खबर है, ये दो चेहरे आपके सामने दिख रहे हैं। ये चिर परिचित चेहरा है और इनका जो नाम है वो क्या है, अजीत डोभाल, है ना। और आप लोग जानते हो अजीत डोभाल को कौन नहीं जानता है। तो एक तो इनसे संबंधित खबर है आज की हमारी पहली जो खबर है वो, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपको एक दूसरा चेहरा दिख रहा है ये है पीके मिश्रा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पीके मिश्रा। और आप जानते हो इन दोनों की भूमिका देश में किस लेवल की है। अजीत डोभाल जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाते हैं तथा ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो अजीत डोभाल को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर बरकरार रखा है। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव जो है वो किसको बरकरार रखा है? पीके मिश्रा को बरकरार रखा है। तो अजीत डोभाल को फिर से एनएस से नियुक्त किया गया, जबकि पीके मिश्रा पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे, है ना। तो वर्तमान में पीएम मोदी के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा। और पीएम मोदी का, है ना, अपन लोग ये कह सकते हैं कि देश का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो कौन है? अजीत डोभाल है। आपको पता है धारा 370 हो अथवा फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, जितने भी इस प्रकार की घटनाएं हैं उसमें जो प्रमुख भूमिका अपनी निभाते हैं वो कौन है? अजीत डोभाल हैं, जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कंटिन्यू रखा है। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पीके मिश्रा को, ठीक है। तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, जिनको अभी कंटिन्यू रखा है। उसके बाद में फिर अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो दो और नियुक्तियाँ की गई है, और वो दो नियुक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो है वो अपन लोग ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री में अगर अपन देखें तो प्रधानमंत्री ने समिति ने प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो अमित खरे और तरुण कपूर की नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में दो व्यक्ति और नियुक्त किए गए, उनका नाम है अमित खरे और तरुण कपूर, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। जबकि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा है। तथा प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आईएएस अधिकारी अमित खरे और तरुण कपूर को जो है वो नियुक्त किया गया है। अब फिर हम लोग अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं, और अगली जो खबर है आपको जो ये चेहरा दिख रहा है ये दिव्या देशमुख है, ठीक है। और दिव्या देशमुख किससे जुड़ी हुई है? तो ये शतरंज से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अपनी खबर क्या है? दिव्या देशमुख ने विश्व शतरंज बालिका चैंपियनशिप में जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप जीती, है ना। तो विश्व जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिव्या देशमुख। तो भारत की दिव्या देशमुख ने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में बुल्गारिया की बेलोस्लावा क्रस्टेवा को अंतिम दौर में हराकर विश्व जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप जीती। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? तो किस भारतीय ने? तो दिव्या देशमुख ने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में बोलास्लावा क्रेस्टेवा, जो कि कहाँ की हैं? ये है बुल्गारिया की, उनको हराकर विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी खबर है वो आईजीएनसीए से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आईजीएनसीए है क्या, है ना। तो आईजीएनसीए की फुल फॉर्म जब अपन लोग देखते हैं तो आई यानी इंदिरा, जी यानी गांधी, इंदिरा गांधी, है ना, राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, है ना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है, और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक कला संगठन है ना। यानी कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, है ना, जो कलाकार होते हैं तथा जो लोग इस प्रकार के जो आर्ट से जुड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए तथा कला को आगे बढ़ाने के लिए एक भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक संस्था है, ठीक है। ये स्वायत्त संस्था है जो किसके तहत काम करती है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। किसके तहत काम करती है? ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है। तो आईजीएनसीए यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी, उन दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब ये समझौता क्या है? तो समझौता ये है कि जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है वो भारतीय कला और संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो भारतीय कला और संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें आईजीएनसीए ने संसद टीवी के साथ में समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? संसद टीवी के साथ में। तो संसद टीवी जो है वो अब इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा जो कुछ भी इस प्रकार की खबरें एवं इस प्रकार की पिक्चर्स वगैरह एवं इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए, भारतीय कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हैं, तो उनका प्रसारण करेगा। उनका प्रसारण कौन करेगा? संसद टीवी करेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इसमें प्रश्न है वो क्या आ सकता है? हाल ही में भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक अधिक से अधिक सुलभ बनाने के लिए किस कला केंद्र और संसद टीवी के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ठीक है, तो IGNCA। और IGNCA क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। तो IGNCA ने संसद टीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि वो भारतीय कला और संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके तथा संसद टीवी जो है उसके कार्यक्रम का प्रसारण कर सके। अगली जो हमारी खबर है वो संबंधित है CII से। ठीक है, अब ये CII है वो भारतीय उद्योग परिसंघ है। कौन सा है ये? भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको अपन क्या कहते हैं? CII है ना। और भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक कौन है अभी? चंद्रजीत बनर्जी। कौन है इसके महानिदेशक? इसके महानिदेशक है चंद्रजीत बनर्जी। तो भारतीय उद्योग परिसंघ जो है, यहाँ भारतीय उद्योग परिसंघ ने अभी एक अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया है? कि 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान है। और अपन लोग देख रहे हैं, RBI को देखो, चाहे SBI को देखो, चाहे विश्व की संस्थाओं को देखो, और आज जो है वो CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ देखो, सभी भारत की GDP में लगातार वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। यानी हमारे लिए बहुत ही सुखद संकेत है। तो आने वाले समय में इसने क्या अनुमान लगाया है? 24-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान लगाया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ को उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन है ना तथा निजी निवेश के उच्च स्तर के कारण देश की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 8% की बेहतरीन दर के साथ में बढ़ रही है। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII को उम्मीद है कि 2024-25 में देश की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो 8% की दर से भारत की GDP बढ़ने वाली है। और ये कौन कह रहा है? भारतीय उद्योग परिसंघ कह रहा है। कब के लिए कह रहा है? 2024-25 के लिए ये अनुमान व्यक्त किया गया है। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है आप लोगों के ICC से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विभिन्न प्रकार के जो है वो पुरस्कार जो है वो अपने खिलाड़ियों को समय समय पर देती रहती है। तो प्लेयर ऑफ द मंथ का भी एक पुरस्कार जो जारी किया गया, तो उसमें वेस्ट इंडीज़ के बाएं हाथ के स्पिनर हैं और उनका नाम क्या है? गुडाकेश मोती है ना। ये गुडाकेश मोती है। और गुडाकेश मोती जो हैं वो कहाँ के हैं? ये बेसिकली हैं आपके वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ के जो है वो ये बाएं हाथ के जो है वो स्पिनर है। तो उनको ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ना? तो ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इनका नाम है गुडाकेश मोती। और ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के हैं। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? उसके बाद में अपन जब देखें तो श्रीलंका की कप्तान है चमारी अथापुथु है ना। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है चमारी अथापुथु। ठीक है, तो चमारी अथापुथु तो ये जो है श्रीलंका की कप्तान है और इनको मई 2024 में अपने प्रदर्शन के लिए शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है ना। तो ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? गुडाकेश मोती। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? चमारी अथापुथु। कहाँ की हैं? श्रीलंका की हैं। तो मई महीने के लिए ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया है? गुडाकेश मोती और चमारी अथापुथु को जोड़ा गया है। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर आ रही है वो किससे संबंधित है? ये चाइना से संबंधित है ना। तो चाइना की एक कंपनी है, उसने एक ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वो ड्रोन कौन सा है? तो नए उच्च पेलोड कम लागत वाले वाणिज्यिक कार्गो ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चीनी विमान निर्माता कंपनी ने देश के उत्तर पश्चिम में एक नए वाणिज्यिक मालवाहक ड्रोन की सफल पहली उड़ान की घोषणा की है। ठीक है, तो चीन का जो अपन लोग कहते हैं विमान निर्माता, तो एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन AVIC एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एक एरोस्पेस समूह द्वारा संचालित HH-100 प्रोटोटाइप ने शानक्सी प्रांत की राजधानी जियान में लेटियन जनरल एविएशन एयरपोर्ट से उड़ान भरी।
ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने एक देखा कि कम लागत वाले वाणिज्यिक कार्गो ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो किस चाइनी कंपनी ने नए उच्च पेलोड कम लागत वाले वाणिज्यिक कार्गो ड्रोन HH-100 प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? AVIC, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म ए का मतलब होता है एविएशन। ए का मतलब क्या होता है? एविएशन। उसके बाद में फिर एविएशन, उसके बाद में फिर अपन लोग देखें तो एविएशन आई का मतलब होता है आई का मतलब होता है इंडस्ट्री। आई का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री। तो AVI, तो एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। सी यानी कॉरपोरेशन, ठीक है। और कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, ये चाइना जो है उसकी विमान निर्माता कंपनी है जिसका नाम है AVIC अर्थात एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। इसने नए उच्च पेलोड कम लागत वाले वाणिज्यिक कार्गो ड्रोन HH-100 प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर फिर किससे रिलेटेड है? ये है आपके RBI एंड राजस्व, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर बनने के लिए ओरियन प्रो पेमेंट्स की याचिका को मंजूरी दी। ठीक है, तो ओरियन प्रो पेमेंट सॉल्यूशन को अपने पेमेंट गेटवे ब्रांड आरोप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, अब ये पेमेंट एग्रीगेटर कौन होता है? तो पेमेंट एग्रीगेटर जो है एक भुगतान समाधान या प्लेटफॉर्म प्रदाता है जो विभिन्न प्रोसेसिंग संस्थाओं जैसे अधिग्रहण करने वाले बैंकों, प्रत्यक्ष बैंकों और वॉलेट जारी करने वाले आदि के साथ साझेदारी करके विभिन्न भुगतान मोड जैसे कार्ड है, UPI है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है और वैकल्पिक क्रेडिट उत्पादों को एकत्रित करने का काम करता है पेमेंट एग्रीगेटर। तो RBI ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर बनने के लिए ओरियन प्रो पेमेंट्स की याचिका को मंजूरी प्रदान की है। तो किस इकाई को? तो कौन सी इकाई है? ओरियन प्रो पेमेंट्स अपने पेमेंट गेटवे ब्रांड आरोपों के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो फिर RBI के बाद में अपन लोग जब देखते हैं तो अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है? TDF से संबंधित है। ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास निधि। तो प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF है ना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो TDF के अंतर्गत दिव्य दृष्टि का निर्माण किया गया। अब ये दिव्य दृष्टि क्या है? एक AI टूल है। क्या है? AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है दिव्य दृष्टि। उसका निर्माण किसने किया? प्रौद्योगिकी विकास निधि ने किया। तो इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक एक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है जो चेहरे की पहचान को चाल और कंकाल जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ एकीकृत करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो AI टूल है इसको अपन लोग अगर देखते हैं तो बेंगलोर स्थित DRDO की प्रयोगशाला सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह के तहत विकसित किया गया है। तो प्रौद्योगिकी विकास निधि के अंतर्गत दिव्य दृष्टि का विकास आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए किया गया है। तो DRDO के प्रौद्योगिकी विकास कोष TDF के तहत विकसित AI टूल का नाम क्या है? तो उस AI टूल का नाम क्या है? दिव्य दृष्टि नाम है। तो प्रौद्योगिकी विकास निधि, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत कौन सा AI टूल विकसित किया गया? दिव्य दृष्टि का निर्माण किया गया। ये क्या करता है? तो चेहरे की पहचान को चाल और कंकाल जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ में एकीकृत करता है। ठीक है, अब फिर अपन लोग जब देखते हैं इसकी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है? तो ये अगली खबर जो है वो रक्षा समझौते को लेकर के है। तो रक्षा समझौता किसके बीच में हुआ है? तो अमेरिका और यूक्रेन के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है जिसमें नाटो के अग्रदूत के रूप में 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो USA, अमेरिका और किसके बीच में? यूक्रेन के बीच में समझौता हुआ है। कितने वर्षों के लिए हुआ है? रक्षा समझौता 10 वर्षों के लिए हुआ है। तो इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी आक्रमणकारियों के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 10 वर्षीय द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और इसके तहत इसको ऐसा माना जाता है कि क्योंकि आप लोगों को पता है यूक्रेन और रूस में युद्ध का मुख्य कारण क्या है? यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेना चाहता था, जबकि रूस का ये कहना था कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर नाटो के सैनिक आए उसके खिलाफ, है ना। तो रूस ने ये
यूक्रेन से ये कहा था कि आप जो है वो नाटो की सदस्यता नहीं लें, अन्यथा यूक्रेन को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका ने जिस प्रकार की भूमिका अदा की और उसके बाद में यूक्रेन जो है वो नाटो की सदस्यता लेने के लिए तैयार हुआ और आखिरकार व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो रूस ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और आज यूक्रेन तहस नहस हो गया। तो ये जो नाटो है वो क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है ना, उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें 32 देश सदस्य हैं, 32 कंट्रीज, और ये सभी एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। और अगर कोई भी देश इनमें से किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो पूरे नाटो संघ पर उस आक्रमण को माना जाता है और ये सभी देश जो है उस देश के खिलाफ रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये नाटो की सदस्यता लेने के क्रम में इसको देखा जा रहा है। तो इसमें जो है वो अपन लोग अगर देखते हैं तो ये क्या है, इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने यूक्रेन के साथ 10 वर्षीय द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य रूसी आक्रमणकारियों के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करना है। तो वो देश कौन सा है, अमेरिका, क्योंकि नाटो का जो है वो अमेरिका और उसके आसपास के जो देश हैं वो मिलकर के एक संगठन बनाते हैं जो एक सैनिक संगठन है जिसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा प्रभात ज्ञान कोश और उसमें स्थित DNA में हमने भारत और विश्व के करंट अफेयर्स आपसे साझा किए। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आती होगी। आप अपने जो फीडबैक हैं वो हमें दें ताकि हम इसको और भी बेटर कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।